Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of प्रयास Physics Classes, देहरादून and today मैं आपके सामने ला रहा हूँ 10 ऐसे सवाल on the topic integration जो बहुत ज़्यादा commonly पूछे जाते हैं और एटलीस्ट अगर आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे तो आपको मेरी गारंटी है कि 11th और 12th की जो फिजिक्स है उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आ सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है और नए टॉपिक के लिए हमारी ओर से थोड़ा आपको पुश मिल रहा है बाय डिस्कसिंग सम ऑफ द वेरी फाइन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो हम लोग कुछ एग्जांपल सेट कर रहे हैं आपके लिए कि किस तरीके से इंटीग्रेशन के सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है ना। तो चलिए उन्हीं कुछ स्पेसिफिक सवालों में से एक सवाल ये है, find the volume of cone formed by rotation of position vector 2i cap plus 3j cap about x axis। तो बच्चों मैंने आपके लिए सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस बना दिया क्योंकि अपने को जरूरत पड़ने वाली है पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले सोचते हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप कहां पर होगा, है ना। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, तो अपने को x के लॉन्ग मान लीजिए 2 यूनिट जाना है तो यहाँ चले गए, y के लॉन्ग 3 यूनिट जाना है तो चलिए यहाँ चले गए। तो अपने को 2i कैप प्लस 3j कैप समवेयर हियर अपने को एक पॉइंट मिल रहा है ना। तो अब अपने को करना क्या है, अपने को पोजीशन वेक्टर सबसे पहले तो देखना है कि 2i कैप प्लस 3j कैप कौन सा होगा। तो यहां से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ ना, इस 2i कैप, इसे 2i कैप प्लस 3j कैप कॉल कर दूंगा और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। उसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना 2, 3 ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है कि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अब आपको सोचना है कि ये तो ओरिजिन है और ये पोजीशन वेक्टर है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक कोन बना सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं। तो बच्चों आप मेरे से सहमत जरूर हो रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का कोन बनाया जा सकता है ना। मैंने ये जो r वेक्टर है इसको क्या किया, x एक्सिस के अबाउट घुमा दिया इस तरीके से, है ना। तो मुझे इस तरीके का कोन मिला। अब देखिए एक तरीका तो है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन का अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रेडियस कितनी है इसकी, इसकी जो रेडियस होगी ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी। और हमें पता है कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, y के लॉन्ग। देखिए ये पॉइंट कितना ऊपर गया था, y के लॉन्ग ये गया था 3 यूनिट्स ऊपर, तो r बराबर आ गया 3। और यहाँ पर जो h है ना, यहाँ पर जो h है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा h। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 2 था तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है ना, मेथड नंबर 1 में लिख देता हूँ जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 2 है, राइट। तो ये देखिए ना कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 3 से 3 चला गया है एक, तो कितना बच गया 3 इंटू 2 6 पाई। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो जो भी इसकी यूनिट होगी यहाँ पर तो उसका क्यूबिक यूनिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अगर एसआई यूनिट हुआ तो मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम यूजिंग मेथड 1। अब इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। वो मेथड हमें ये सिखाएगा सिर्फ यही सवाल नहीं, इसके अलावा भी कोई और ऐसा सवाल हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें जिसमें अपने को फॉर्मूला नहीं पता हो। ऑलराइट, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ मेथड नंबर 2। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अरे सर तो इतना लंबा अप्रोच बता रहे हैं, पिछला वाला अप्रोच कितना अच्छा था। नहीं, मेरा वो पर्पस ही नहीं है बच्चों कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करवाऊं। मेरा पर्पस है कि आपको मैं ऐसा ज्ञान दूं जिसके कारण कोई भी फ्यूचर में सवाल आए तो उसको अप्रोच करने का आपको एक आइडिया लगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस बार, किसी भी स्मॉल एक्स डिस्टेंस आगे जाऊंगा, ठीक है। स्मॉल एक्स डिस्टेंस में आगे गया। अब वहां से अगर आप सोचिए कि मैं dx डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस और आगे जाऊं तो क्या होगा, तो यहाँ पर dx थिकनेस की एक मैं यहाँ पर डिस्क इमेजिन कर सकता हूँ। यहाँ पर डायग्राम में आपके लिए विजिबल हो इसीलिए मैंने dx को थोड़ा बढ़ा लिया है, पर वास्तव में ये वाली जो ग्रीन लाइन है और ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये दोनों ऑलमोस्ट कहाँ पर है, एकदम पास पास है। जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो y का कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वही मैं क्या कह दूंगा कि जो एक डिस्क आप इमेजिन कर पा रहे होंगे उसका ये रेडियस बन जाएगा।
समझ पा रहे हैं बात? तो बच्चों इस x पर जो मुझे y मिल रहा है, तो उसे मैं क्या कह सकता हूं, इस डिस्क का रेडियस स्मॉल r है ना। सामने से जब आप देखेंगे तो आपको ये तो डिस्क जैसा दिखाई देगा ना, समझ रहे? जब आप यहां से देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, एक डिस्क जैसा। आइए मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। ये रहा वो डिस्क, है ना। इस तरीके से आपको एक डिस्क दिखाई देगा। तो यहां पर आप बोलिए कि ये जो मैं y के लॉन्ग दिखा रहा हूं डिस्टेंस, है ना, ये जो y के लॉन्ग, ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा, राइट। तो जो ये इसका रेडियस है इस पर्टिकुलर डिस्क का, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली टैन थीटा पता है। टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओवरऑल y अपॉन ओवरऑल x, तो रेडियस अपॉन h। तो रेडियस कितना है, रेडियस तो इसका है 3 और h है 2, है ना। तो मेरे को टैन थीटा मिल गया 3/2। तो अब देखिए मैं इस छोटे से ट्राइंगल में अगर देखूं तो टैन थीटा यहां पर भी सेम आना चाहिए। तो टैन थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा स्मॉल r अपॉन स्मॉल x। तो यहां से मुझे स्मॉल r कितना मिल गया, स्मॉल r मिल गया 3x अपॉन 2, राइट। तो मुझे स्मॉल r की वैल्यू अब मिल गई। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि ये जो डिस्क मिली है मुझको, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस dx है, इस पर्टिकुलर डिस्क का छोटा सा जो वॉल्यूम आएगा उसको मैं dv बोल दे रहा हूँ। तो dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि ये जो बहुत कैसी डिस्क है, पतली सी डिस्क है, इसकी थिकनेस कितनी है dx, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। तो हमें पता है कि इसका वॉल्यूम, है ना, सिलेंडर के फॉर्मूले से कैसा हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस। तो ये मेरे पास आ गया dv। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओवरऑल वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई r स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब क्या हो गया, ऐसे सारे छोटे छोटे जो एलिमेंट्री वॉल्यूम्स है ना, उनका समेशन। तो अगर उसका समेशन चाहिए तो मुझे राइट साइड में भी क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन। अब आप देखिए कि यहाँ पर r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो मुझे r को लाना होगा इन टर्म्स ऑफ x। तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv को तो अब मैं सिंपली वॉल्यूम v बोल सकता हूँ। तो v बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पाई r स्क्वायर के बजाय क्या लिख दें, 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है पाई, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब जरा देखिए आप, अगर आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम चाहिए तो x को कहां से कहां वेरी करना होगा। आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मैं x को शुरुआत में ओरिजिन पर रखूं और धीरे 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 बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, कहां तक ले जाऊं, x बराबर 2 तक, है ना। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर लिमिट पुट करने वाला हूं x की फ्रॉम 0 टू, तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू 9 अपॉन 4, और ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन ओवरऑल 2+1, और यहाँ पर मैं क्या भर दूंगा, 0 से 2 की लिमिट। तो ये कितना बन गया, 9 पाई बाय 4, और ये कितना हो गया, x क्यूब अपॉन 3। तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक, तो ये कितना बन जाएगा, 9 पाई अपॉन 4, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 अपॉन 3, है ना, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 4 2 ज़ा 8 हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 6 पाई, और जो भी इसकी यूनिट है मीटर क्यूब, मान लीजिए ऐसा यूनिट है तो मीटर क्यूब आ गया। तो देखिए दोनों तरीकों से आंसर तो सेम आना ही था और आ भी गया। ऑलराइट, तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मेरा पर्पस ये नहीं था कि सिर्फ मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको दे दूं। मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि इस बार तो सिंपल डायग्राम आ गया, कोन आ गया। अगर कोई और रैंडम शेप का यहाँ पर कर्व होता तब आप क्या करते, तब आप यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ता, यही वाला अप्रोच है ना, किसी भी x डिस्टेंस जाते और वहां से dx और जाकर के आपको एक डिस्क ढूंढना पड़ता है। ऑलराइट,
चलिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y बराबर cos 3t ओवर द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर y बराबर जो दिया है cos ऑफ 3t उसका ग्राफ बना दिया विथ t, है ना। तो एक y एक्सिस है, एक t एक्सिस है, और cos ऑफ 3t किस तरीके से वेरी कर रहा है t के साथ वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर t बराबर 0 है तो cos 3t 1 है। उसी तरीके से जब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब t की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 6, तब cos 3t पहली बार होगा 0। आप ऐसे देख सकते हैं कि cos ऑफ 3t को मुझे करना है 0 और पहली बार 0 करना है, तो 3t को कितना होना पड़ेगा पाई बाय 2। तो यहाँ से t कितना आ गया पाई बाय 6। उसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ पाई बाय 6 है तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ भी उतना ही दूरी होगी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और आगे बढ़ेंगे कहां तक 90 डिग्री तक, विच इज पाई बाय 2 रेडियन। तो बच्चों एक चीज का आपको ध्यान देना इस सवाल में, एरिया अंडर द कर्व पूछा है, लेकिन अगर आप सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t dt लगा दें, है ना, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx हम लोग करते थे। तो यहाँ पर y क्या है cos 3t है और t क्या है, तो वो सॉरी dt क्या है यहाँ पर, वो x एक्सिस जो पहले हुई करती थी उसका रिप्लेसमेंट है। तो पहले हम लोग बोला करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या है एरिया अंडर द कर्व, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या है cos 3t और dx की वैल्यू क्या है dt। लेकिन अगर ऐसा करेंगे ना तो एक गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा आप देखिए, ये वाला तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाले एरिया को हम लोग अगर देखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन सवाल में बेसिकली हमसे एरिया अंडर द कर्व पूछा है, मतलब ओवरऑल एरिया का समेशन पूछा है, मतलब वो मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि एरिया जो है वो नेगेटिव यहाँ पर क्यों आता है नीचे वाले रीजन में, वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग एलिमेंट ही ऐसा ले रहे हैं कि किसी dt डिस्टेंस जा तो रहे हैं आगे, लेकिन ये जो y एक्सिस है वो यहाँ पर कैसी हो जा रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रही है। तो बेसिकली एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं तो ये वाला एरिया कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो आपको कहाँ केयरफुल रहना होगा, आपको इस एरिया को अलग ऐड करना होगा और इस एरिया को अलग ऐड करना होगा। इस एरिया को कैसे ऐड करेंगे आप, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t dt करिए, लेकिन कहां से कहां तक, एक बार करिए 0 से पाई बाय 6 तक, है ना, 0 से पाई बाय 6 तक करिए, और उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t dt फिर से करिए, लेकिन कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक। और हमें पता है कि ये जो एरिया ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग, मॉड ले लेंगे। बात समझ रहे हैं आप, अपने को एरिया अंडर द कर्व चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, ये जो ऊपर एरिया था इसका मैग्नीट्यूड और ये जो एरिया है इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो चलिए बच्चों कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं। cos ऑफ 3t है ना, cos 3t कब आता है, जब एटलीस्ट sin 3t तो होना चाहिए, लेकिन sin ऑफ 3t को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3t तो आएगा, पर साथ में चेन रूल से 3t का डिफरेंशिएशन जो कि 3 होता है वो भी आ जाएगा। तो उसको खाने के लिए नीचे 3 लगा देते हैं और यहाँ लिमिट क्या पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई बाय 6, और इसी तरीके से क्या कर देंगे sin ऑफ 3t अपॉन 3, और इसमें लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक, और इसमें लगा देंगे मॉड, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो बच्चों साइन ऑफ 3 पाई बाय 6 कितना होता है, साइन ऑफ 3 पाई बाय 6 मतलब हो गया साइन ऑफ पाई बाय 2, राइट। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ पाई बाय 2 अपॉन 3, जीरो भरने पर तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ, यहाँ क्या भर देंगे, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 3 और इसका मॉड। तो इससे आगे बढ़े अगर तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 3 प्लस मॉड ऑफ साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1 माइनस ये कितना हो गया 3 2 6, मतलब माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 अगेन हो जाता है 1, तो इसको डिवाइड करना है किससे
3 से। सही है। तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, पहला टर्म आ रहा है 1/3 और दूसरा टर्म क्या आ रहा है -2/3। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मॉड लगा दिए हैं तो ये बन जाएगा 2/3। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 3/3 विच इज इक्वल टू 1। और बच्चों वैसे आप देखिए कि अगर ये वाला एरिया अपने पास आ ही गया था, कितना आ गया था 1/3, तो हम लोग सिमेट्री से बोल सकते थे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3, और ये वाला भी जो एरिया है ये भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज 1/3। और एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन तीनों एरियाज को ऐड किया, मतलब इन तीनों इंटीग्रल्स के मॉड्यूलस को हमने ऐड किया। अब मुझे ये पक्का पता है कि आप हो गए होंगे कंफ्यूज कि कल तो पिछले लेक्चर में सर ने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t dt अगर बोला जाए कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, तो सर ने कहा था कि ये तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो थोड़ा सा तो कैंसिल आउट होना चाहिए था। तो बिल्कुल होगा। अगर आप सिर्फ ये पूछा जाता आपसे सवाल में कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t dt फ्रॉम 0 to π/2, तो बिल्कुल आपका आंसर कितना आता, आपका आंसर आता ये 1/3, ये -1/3 और ये -1/3, तो ये आ जाता -1/3। लेकिन बच्चों आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, एरिया, है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर एरिया पूछा है तो इसे ऐड करेंगे, और अगर सिंपली ये सवाल होता तो हमारा जवाब बिल्कुल क्या आता, -1/3। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन जो पैदा हुआ वो मैंने खत्म भी कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो चलिए tan x को एक्सपैंड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x, और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके ये हो गया dx। तो जैसे ही मैंने ऐसा लिखा ना, तो मुझे एक चीज क्लिक करी। क्या क्लिक करा कि अगर मैं cos x को मान लीजिए कि t मान लेता हूं, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ साइन x dx, और ये क्या बन गया, dt बन गया। तो देखिए यहां पर जो मेरे पास क्रिएट हुआ है माइनस साइन x dx, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं dt के बराबर लिख सकता हूं। तो चलिए वापस से अगर मैं इसका इक्वेशन में भरूं तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस dt से, और डिवाइड किससे कर दूंगा, cos ऑफ x जो कि क्या है, t है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए, ये बन गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, जो कि क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ t। सही है यहाँ तक। तो अब मैं वापस से इसको क्या पुट कर दूंगा, मैं भर दूंगा इसमें। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c भी लिख देते हैं ना, सही रहेगा। तो ये फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x, वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ t, क्या था, t था cos ऑफ x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos ऑफ x विथ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगाया मैंने बच्चों, क्योंकि ln के अंदर ना जो भी टर्म आता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए सेफ साइडेड मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया और एंड में एक कांस्टेंट सी ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरा जवाब हो गया। और इसी को आप कहीं कहीं लिखा हुआ देखेंगे, ln ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x प्लस c, क्योंकि ये माइनस साइन अगर इधर चला जाएगा तो ये cos x की पावर -1 बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, sec x। तो क्या याद रख सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx, वो क्या बन जाता है, ln ऑफ sec x प्लस c। इस मेथड का नाम होता है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, cos x की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट किया, उसी तरीके से काम चलता है। चलिए तो हमारे पास अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, इसे देखिए और क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x मल्टीप्लाइड बाय sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x। मैंने इक्वेशन में तो कोई भी चेंज नहीं किया है ना। तो न्यूमरेटर देखिए क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec ऑफ x tan ऑफ x होल डिवाइडेड बाय sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x dx, है ना। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए
sec x प्लस tan x को मान लें समथिंग t, तो ऊपर देखिए क्या बन जा रहा है, आइए देखते हैं। sec x प्लस tan x को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया t। तो देखिए यहां से sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec ऑफ x tan ऑफ x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और इनके साथ इकट्ठे लगा देता हूं dx, वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है ना, ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा का पूरा अपने को अवेलेबल हो गया कहां पर, यहां पर देखिए वो पूरा का पूरा dt बन गया, है ना, क्योंकि sec x tan x यहाँ पर है, sec स्क्वायर x यहाँ पर है, और इन दी एंड dx वो भी यहाँ पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देते हैं dt अपॉन t। तो ये क्या बन गया, ln ऑफ t, है ना, ये बन गया ln ऑफ t। और t हमने किसे माना था, sec x प्लस tan x को। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, ln ऑफ sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x। लेकिन अगेन अपने को मॉड लगा देना चाहिए, क्योंकि ln के अंदर कोई भी क्वांटिटी जो है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। और एंड में सेफ साइडेड मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया, बिकॉज इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। चलिए, तो ये आ गया अपना अगला सवाल, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो जरा सोचते हैं कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। मुझे 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, तो मुझे तुरंत क्लिक कर रहा है कि अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स से इसे मल्टीप्लाई करवा पाऊं तो वो सिंपल हो जाता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये कितना बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस अगला टर्म क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगला टर्म बन जाएगा, आप देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को और क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब सेक एक्स टैन ऑफ एक्स, है ना। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सवाल था, सवाल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स dx, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स टैन ऑफ एक्स dx। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स टैन ऑफ एक्स dx। तो हमें दिख रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स dx ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टैन ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स कब आता है, जब सेक ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और एंड में क्या लगा देना चाहिए, कांस्टेंट सी, बिकॉज ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या क्लिक कर रहा है इस बार, आपको ये दिखना चाहिए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेटर से t कॉल कर रहा हूं तो 2x dx मेरे को अवेलेबल है, वो कितना हो जाएगा, dt के बराबर। और यहाँ देखिए x dx यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt बाई 2 से, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रूट ऑफ t से, सही है। तो ये क्या बन गया, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। क्लियर है ये बात। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ, ये t की पावर माइनस हाफ है ना, तो t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, राइट। तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय t की पावर, ये कितना बन गया, ये बन गया t की पावर हाफ, जिसको हम लोग रूट t भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया अंडर द रूट ऑफ t में, और एंड में हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर c भी लगा देंगे। तो ये रहा अंडर रूट t प्लस सी। अब लेकिन t तो सवाल में दिया नहीं था, तो हमने t किसे माना था, हमने t माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, यही हमारा
आंसर। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है दी अपर कर्व y इक्वल टू 6x जो कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है एंड लोअर कर्व इज z इक्वल टू 3x स्क्वायर जो कि पैराबोला है एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द एरिया लाइज बिटवीन द पॉइंट्स वेयर दोस कर्व्स इंटरसेक्ट इज, तो मतलब कि अपने को ये शेडेड रीजन का ना एरिया बताना है। तो बहुत आसान दिख रहा है। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, कैसे निकालूंगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मुझे दिख रहा है कि चाहे आप इस स्ट्रेट लाइन वाले कर्व से जाइए, चाहे आप इस पैराबोला वाले कर्व से जाइए, आपको सेम x पर y की वैल्यू भी वही मिलेगी और z की वैल्यू भी वही मिलेगी। ये y और z क्या है? ये दोनों फंक्शंस है ना। जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? y बराबर 6x। उसी तरीके से ये जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है? z बराबर 3x स्क्वायर। तो हमें ये दिख रहा है कि एट दिस पॉइंट, चाहे तो आप 6x कह दीजिए, चाहे आप 3x स्क्वायर कह दीजिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया यहाँ से 2, है ना। आप देख पा रहे हैं x और ये x कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर 2 आ गया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू है ना, ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू या फिर z, दोनों तो एक ही बात हो गए। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 2 6 12 या फिर 2 2 4 into 3 12, है ना। तो मुझे ये समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा पहले स्ट्रेट लाइन का, और उसमें से घटा दूंगा एरिया अंडर द कर्व पैराबोला का। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? तो ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे अगर y बराबर 6x देखें हम लोग, है ना, ये x है और ये x बराबर 2 है, तो y बराबर 6x में मुझे ये पूरा का पूरा एरिया मिल रहा है और मुझे इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? मुझे इसमें से घटाना होगा ये वाला एरिया, है ना। ये कौन सा एरिया है जो किसके अंडर आ रहा है? x एक्सिस और y बराबर, सॉरी हाँ, z बराबर 3x स्क्वायर, है ना। इसका नाम क्या दिया हुआ है? z दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये z बराबर 3x स्क्वायर, तो इसके अंडर का एरिया ये आ रहा है और पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन के अंदर का एरिया जो आ रहा है उसमें से अगर मैं ये रेड वाला एरिया घटा दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है वो एरिया मिल जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, उसमें से क्या घटा देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ z dx। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर dx। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जा रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 3x स्क्वायर dx, है ना। तो देखते हैं ये क्या बन जा रहा है। ये बन जा रहा है 6x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 2/2, है ना। 6 इंटू एक्स है तो x की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x की पावर 2 अपॉन 2 कर दिया, और 6 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, माइनस 3, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज 3, राइट। और अब इसमें लिमिट अपने को भरनी होगी कहां से कहां तक? x 0 से कहां तक वेरी करेगा? 2 तक वेरी करेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था अभी, है ना। x बराबर 2 तक ही अपने को तो ये एरिया निकालना है ना। तो इसमें पुट कर देते हैं एक बार x बराबर 2 और एक बार x बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 से 3 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये कितना बच गया? 2 की पावर 3 माइनस 0 माइनस 0, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं 0 0 बनेंगे यहाँ पर। तो ये फाइनली कितना आ गया? ये फाइनली आ गया 2 और इधर से एक 2 गया, तो ये बन गया 12 माइनस 2 टू 4 2 8, तो ये कितना हो गया? 4, है ना। तो चूंकि एरिया है तो मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट्स लिख देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन अ कर्व द x एंड y कोऑर्डिनेट इज फंक्शंस ऑफ t इज गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर cos t एंड y बराबर sin t। लेंथ ऑफ द कर्व फॉर t बराबर 0 टू t बराबर π/2 इज, ये अपने को निकालना है। तो मैं आपको एक बात सिखाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास कोई भी कर्व है ना, कोई भी रैंडम सा कर्व है। तो अब मान लीजिए आपको ये लेंथ ऑफ द कर्व निकालना है। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे लेंथ? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पर मान लीजिए है ना, इस पॉइंट पर आए और ये पॉइंट कैसा है, सच दैट कि यहां से यहां तक की दूरी है ना, इसको मान लीजिए मैं कह रहा हूं x। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा और आगे गया, कितना आगे गया एग्जैक्टली, dx आगे गया। और इसी तरीके से मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, ये है y। ठीक है, तो अब मैं यहां से और कितना ऊपर गया, यहां से मान लीजिए मैं छोटा सा डिस्टेंस dy और आगे चला गया। तो आपको ये फील हो रहा होगा कि ये जो कर्व्ड रास्ता था उसमें ये छोटा सा हिस्सा कैसा अपीयर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है एज द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना। अगर मैं डायग्राम में dx और dy को और छोटा छोटा लूं तब तो ये और ज्यादा आपको कैसा दिखाई देने लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो रास्ता है ना dl, मुझे तो ओवरऑल ये l निकालना था लेकिन उसका एक छोटे से हिस्से को मैंने dl कह दिया। तो dl बराबर कितना मैं बोल सकता हूँ, dl बराबर बोल सकता हूँ अंडर द रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। तो अब मुझे dx और dy अगर मिल जाए तो मैं dl निकाल सकता हूँ, है ना। तो चलिए अपने वापस से सवाल में आते हैं। सवाल में देखिए अपने को क्या दिया हुआ था, x बराबर दिया हुआ था cos ऑफ t। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dx कितना बोल सकते हैं, dx हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी dt, क्योंकि cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, और dt लगाना है अपने को। इसी तरीके से y कितना दिया हुआ था, y दिया हुआ था साइन ऑफ t। तो dy बताइए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा cos ऑफ t dt। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं ना। अगर पुट कर देंगे यहाँ पर तो dl बराबर कितना आ जाएगा, dl बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ dx है माइनस साइन t dt इसका स्क्वायर प्लस dy कितना है, dy है cos ऑफ t dt इसका भी करना होगा होल स्क्वायर। तो अपने पास देखिए ये जो dl है वो कितना आ गया, ये आ गया dl बराबर अंडर द रूट ऑफ, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर t dt का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर t dt का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा dt, और अंदर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो कि क्या हो गया, 1 होगा। तो इसका मतलब dl बराबर कितना आ गया, dt आ गया। तो अगर मुझे ऐसे सारे छोटे छोटे लेंथ चाहिए, उनका समेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा। तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले का तो l हो जाएगा मतलब टोटल लेंथ, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब t मैंने किसे माना था, आइए जरा ऊपर देखते हैं कि हम लोगों ने t किसे माना था, है ना। तो आपको याद होगा कि t जो है वो तो सवाल में बस दिया हुआ था कि x बराबर cos ऑफ t है, और y बराबर क्या दिया था, sin ऑफ t है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि अपने को t की लिमिट दी हुई है। तो अपने को t को वापस से कुछ नहीं करना है, सिंपली t की लिमिट पुट कर देनी है, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। तो अपना l कितना आ गया, l आ गया π/2। क्लियर है ये बात। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यूनिट्स, क्योंकि जो भी यूनिट में सवाल है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द चेंज इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर। फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये भी बच्चों बहुत कॉमन सवाल है। ऐसे सवालों में देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर। अब dy से y बनाना है, dx से x जैसा टर्म बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर y से dy बनाना होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy से y बनाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे y वाले टर्म्स को आप एक तरफ ले जाइए और x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, dy बराबर x स्क्वायर इंटू dx, राइट। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3 अपॉन 3। और एंड में हम लोग क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि एक ऐसा इंटीग्रेशन हमने किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया। तो ये है तो आसान, पर आपको शुरुआत में क्योंकि मालूम नहीं होता है, आप 11th में अभी नए नए आए हैं, तो इसीलिए आपकी हेल्प के लिए ये सवाल भी आ गया, है ना।
तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, y वाली चीजों को अलग और x वाली चीजों को अलग। ऑलराइट, ऑलराइट, तो बच्चों सवाल देखते हैं। सवाल है, अ रॉड ऑफ लेंथ L is placed along the x axis between x equal to 0 to x equal to L. The linear density, that is mass per unit length, rho of the rod varies with distance x from the origin as rho is equal to a plus bx. Find the mass of the rod. तो देखिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल अपने को दिया हुआ है, जिसमें आपको फील आएगी कि हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रॉड दिखा रखा है और उसका एक एंड कहाँ पर है, ओरिजिन पर है ना। तो अगला एंड कहाँ पर होगा, अगले एंड में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल और वाई कोऑर्डिनेट चलिए 0, इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है। अब एक और टर्म दिया हुआ है अपने को, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि यूनिट लेंथ का मास कितना है, रो। तो एल लेंथ का मास कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। क्लियर है बात, यूनिटरी मेथड। लेकिन ये तब होता जब डेंसिटी कांस्टेंट होती। मजेदार चीज ये है, इस बार रो क्या बोल दिया कि a प्लस बी एक्स है, मतलब सिंपली रो इंटू एल नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, आप सोचिए। हमें ये करना होगा कि किसी x डिस्टेंस पर जाना होगा, है ना। मान लीजिए मैं यहां तक गया, अब यहां पर जाने के बाद अब मैं क्या बोलूंगा कि मैं x डिस्टेंस हो जा चुका हूं। अब मैं बहुत जरा सा आगे जा रहा हूँ, कितना आगे जा रहा हूँ, dx डिस्टेंस आगे, सच दैट कि मुझे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मिला है। और यहाँ पर ऑल्दो हर जगह रो वेरी कर रहा है, लेकिन इतने छोटे से रीजन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि रो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, जहां पर x क्या है इस एलिमेंट के लिए, जो x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि x और dx इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। dx जो है वो x के सामने कैसा है, बहुत बहुत छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटा सा जो एलिमेंट है ना, इसके हर एक पार्टिकल का एड्रेस क्या है, x। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो छोटा सा पार्टिकल है, जो छोटा सा एलिमेंट ऑफ द रॉड आया, उसका मास कैसे निकालेंगे। तो dm छोटा सा मास हो जाएगा डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, a प्लस बी एक्स। मास पर यूनिट लेंथ को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि कितना है, dx हमने ही माना है। तो अब अगर हमें टोटल मास चाहिए, तो ऐसे ढेर सारे एलिमेंट को हर जगह लेते जाना पड़ेगा। मतलब कि मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है इस x को, है ना, लगातार वेरी करा करा करके dx लेते जाना होगा। जैसे कभी यहाँ आया, यहाँ से थोड़ा और आगे जाकर के dx ले लिया, यहाँ गया थोड़ा सा और आगे जाकर के dx एलिमेंट, यहाँ गया थोड़ा सा और आगे जाकर के dx एलिमेंट, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचना है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे x की लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, मुझे x की लिमिट रखनी होगी जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर के l तक। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा, a dx का इंटीग्रेशन 0 से l तक प्लस dx dx का इंटीग्रेशन 0 से l तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है और इसमें l पुट कर देंगे, तो al प्लस b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और x की वैल्यू l भर देंगे, तो ये हो गया bl स्क्वायर बाय 2। क्योंकि 0 भरेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। तो हमारा टोटल मास कितना आ गया, al प्लस bl स्क्वायर बाय। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमने 10 सवाल देखे हैं इंटीग्रेशन के, अगर आपको ये 10 सवाल अच्छे से समझ में आ गए, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको 11th में फिजिक्स में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ सकती है ना। इनफैक्ट 11th ही क्यों, 12th में भी आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। 12th मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि 12th में जो है आप लोग ऑलरेडी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये मैथ्स में पढ़ लेंगे, तो 12th में तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, 11th में शुरुआत में जो दिक्कत आ सकती थी वो भी अब आपको नहीं आएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि जो थ्योरी वाली वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिए, उसमें भी कुछ प्रैक्टिस के सवाल आपको मिल जाएंगे। और ये जो मैंने नई वीडियो रिलीज करी जिसमें 10 सवाल है, इसको तो बिल्कुल सॉल्व करिए ही करिए खुद से ना। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके से हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड होता जाए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।